नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल रक़्स मोहब्बत जिसकी राइटर हैं तानिया ताहिर, उसकी ये 23वीं एपिसोड है। और मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि मैं अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को एक और एपिसोड दूंगी, तो जाहिर सी बात है मैं फिर वो अगली एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ अब आप लोगों के लिए। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं इस एपिसोड को। वो लोग घर पहुंच गए थे। गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल हुआ था। सभी दोनों को देखकर बहुत खुश थे। मिशाल ज़रा खामोश खामोश थी, जिसको सब ने ही महसूस किया। फहाज को अलबत्ता उसका अंदाज़ अच्छा नहीं लगा कि सब घर वालों के सामने तो वो अच्छा बिहेव दे सकती है, मगर जैसे ही नूर और आहंग आई वो नॉर्मल हो गई। उनसे मुस्कुरा कर बातें करने लगी। आहंग ने उससे निहाल से मिलवाया। विशाल खुश दिली से मिली थी। दादा जान से भी वो मिली तो दादा जान ने कान में पहला सवाल यही किया था, बेटा खुश हो? जिस पर मिशाल हंसती। वो समझ रही थी कि वो किस बारे में पूछ रहे थे। तभी उसने इस्पात में सर हिलाया तो दादा जान की जैसे ज़िंदगी बढ़ गई थी। उन दोनों के लिए स्पेशल खाना बनाया गया था, क्योंकि अल्तमिश ने बता दिया था कि वो दोनों आज आ रहे हैं। फहाज फ्रेश हुआ। तब तक मिशाल को आहंग नूर लिए बैठी थी, साथ नेहाल भी थे। नेहाल को फहाज ने देखा था कहीं और, फिर उसे याद आया कि ये लड़की सिकंदर के रेफरेंस से ऑफिस आई थी। उसने सिकंदर की जानिब देखा जो उसे ही देख रहा था। फहाज की खून खवार नज़रों से जान बचाता वो जल्दी से टेबल पर बैठ गया। फहाज कुछ बोला नहीं था, मगर मामले की तह तक पहुंचना मुश्किल भी नहीं था। मिशाल भी फ्रेश होकर आ गई थी। वो धुले हुए चेहरे से फहाज से नाराज़ सी अलबत्ता प्यारी लग रही थी। जहाँ तक कि उसकी तरफ देखा भी नहीं था उसने। हानिया अब तक उन लोगों से नहीं मिली थी। हानिया कहाँ है मम्मा? फहाद ने सबको टेबल पर देखा तो उसका पूछा। वो सो रही थी, उठा दिया मैंने, फ्रेश होकर आती होगी, उसकी माँ ने कहा तो फहाद ने सर हिला दिया। और उसी दौरान हानिया भी आ गई। वो जल्दी से फहाद के गले लगी। मैंने आपको बहुत मिस किया भैया, उसने कहा तो सब मुस्कुरा दिए सिवाय सारम के। उसे उस लड़की की अब हर बात एक झूठ और ढकोसले से ज़्यादा कुछ नहीं लगती थी। ओह, फहाज मुस्कुराया और उसके सर पर प्यार दिया। नूर तो पहले ही मिल चुकी थी और हज़ार चीज़ों का पूछ चुकी थी कि क्या क्या लाए हो। फहाज को दोनों से ही बहुत प्यार था और दोनों पर ही बहुत मान था। हानिया मिशाल से मिले बिना ही अपनी जगह पर बैठ गई। मिशाल को भी उससे मिलने की ज़रूरत नहीं थी। तभी वो आहंग की बात का जवाब देने लगी। सब ने ही ये नोटिस किया था। हानिया, तुम भाभी से नहीं मिली? ताई अम्मी ने कहा तो हानिया ने माँ की तरफ देखा। वो ठीक है, मुझे नज़र आ रही है, वो मध्यम आवाज़ में बोली। फहाज खुद से कुछ नहीं बोला था कि कहीं वो ये ना समझे कि भाई बीवी की हमायत ले रहा है। मिशाल ने हानिया की बात सुनी थी और फिर उसने जानबूझकर खुद से बोलना मुनासिब समझा। कैसी हो हानिया? उसने हानिया की तरफ देखा। हानिया को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो उससे बात करेगी। उसने एक नज़र पूरी टेबल पर डाली। सब उसकी तरफ मतवज्जे थे और मिशाल की आंखों में एक अलग ही फतह थी। हानिया का खून खौल गया। प्लेट अपनी तरफ खींचकर उसने ठीक हूँ कहा और चुप हो गई। ब्लेस यू। मिशाल भी कम थी, जानबूझकर बोलती रही और फिर चेहरा मोड़ लिया। हानिया ने उसे खून आशाम नज़रों से देखा था। सबके सामने अच्छा बनने के लिए उसने ये किया था। कुछ ही देर में टेबल पर खाना लगा दिया गया। सब खुशगपियों में खाना खाने लगे। फहाज ने नोट किया था कि मिशाल का मूड अब अच्छा हो गया था। वो सबको वहाँ की सारी बातें बता रही थी, जबकि उसे ये भी फिक्र थी कहीं वो ज़्यादा ही ना उगा जाए। मिशाल, वो बीच में ही टोक गया। मिशाल को ब्रेक लगा। चुप करके खाना खाओ, फहाज ने कहा तो सब एकदम हैरानगी से देखने लगे। कहाँ तितर बतर की तरह लड़ने वाले और कहाँ फहाज कैसे हक से उसे कह रहा था। सबको खुशी हुई थी, मगर सारे रास्ते आप सोते हुए आए हैं। आपने मुझे बोर किया है, अब मैं बोलूँ भी ना? दादा जान देख रहे हैं आप, वो जल्दी से बोली तो सबकी हंसी छूट गई। मिशाल के चेहरे पर अलबत्ता बला की मासूमियत आई थी। तुम्हें क्या मसला है? हर वक्त कड़वे कड़ेले की तरह सड़े रहते हो। मेरी बेटी बोल रही है, मैं सुन रहा हूँ। जिसके कानों में दर्द हो रहा है वो रुई डाल ले, उन्होंने कहा तो फहाज इस इज्जत अफजाई पर गहरा सांस भरकर रह गया, जबकि मिशाल ने पानी का गिलास लबों से लगाते हुए अपनी हंसी रोकी। फहाज उसी की तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो कमरे में चलो फिर बताता हूँ तुम्हें। तो मिशाल ने अलबत्ता तवज्जो नहीं दी। फिर दादा जान हमारे पीछे चोर पड़ गए। मिशाल की कहानी वहीं से शुरू हुई थी। सब हंस भी रहे थे, सुन भी रहे थे और इन दोनों के लिए खुश भी थे, क्योंकि मिशाल के अंदाज पहले से बहुत बेहतर थे। फहाज ने बड़ी अम्मी की तरफ देखा। वो मुस्कुराकर मिशाल को देख रही थी। मिशाल उनसे नहीं मिली थी। उसने सोच लिया था कि वो ये पैचअप ज़रूर कराएगा। खाने के बाद नूर ने गिफ्ट लेने की जिद लगा ली तो मिशाल भी एक्साइटेड से सबको सबके तोहफे खोल खोल कर देने लगे। ये बड़ी अम्मी को दो, फहाज ने कहा और एक शॉल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। मिशाल ने एक नज़र उसकी जानिब देखा। आप खुद दे दें, वो मध्यम आवाज़ में बोली। सब ये सब कुछ देख रहे थे। मैं जो कह रहा हूँ वो समझ आ रही है? जाओ शाबाश दो उन्हें, पहले ये बाद में निकालना कुछ और।
वहाज ने फिर से हुक्म दिया। सब मुंतज़िर थे, वो अब फिर से शुरू हो जाएंगे और बड़ी अम्मी को लेकर फिर से लड़ाई होगी। मगर हुआ उसके बरक्स। मिशाल ने वहाज का कहना माना था, भले दिल से ना सही। उसने उसके हाथ से शॉल ली और उनके पास आ गई। ये आपके लिए, उसने कहा तो सब खुशगवार हैरत से उसे देखने लगे। वहाज को भी उस वक्त बेहद अच्छी लगी थी। उसने उसका मान रखा था। बड़ी अम्मी ने जल्दी से उठकर उसकी पेशानी चूम ली। बहुत शुक्रिया बेटा, उन्होंने कहा। मिशाल खामोशी से पलट गई। वहाज उसे मुस्कुराकर देख रहा था, मगर मिशाल ने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो बहुत बदतमीज़ इंसान था, उसकी कोई बात नहीं मानता था और अपनी सारी बातें मनवाता था। मिशाल ने सबको दिया तो उसे को ख्याल आया कि निहाल के लिए कुछ नहीं था। तभी उसने अपनी शॉपिंग में से निहाल को भी तोहफा दिया। इसकी क्या ज़रूरत थी? वो एकदम परेशान हुई। अरे रख लो, वो प्यार से बोली और मुस्कुराकर अपनी जगह पर बैठ गई। हानिया ने अपना तोहफा देखा। उसे मिशाल ही ने दिया था। ये काला सूट था जो बहुत खूबसूरत था। मुझे ये नहीं पसंद, हानिया बोली। भैया मुझे ये शूज़ और ये वाला ड्रेस चाहिए। हानिया ने मिशाल के कपड़ों की तरफ इशारा किया तो एकदम सब खामोश हो गए। सारिम ने दांत पीसे। वो लड़की जानबूझकर ये सब कर रही थी, उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। तभी वो उठकर चला गया। मिशाल ने वहाज की तरफ देखा, जबकि वहाज चंद लम्हों के लिए तजब्जुब का शिकार हुआ था। ये वहाज ने मिशाल को गिफ्ट दिया था। तुमसे चाहिए, ले लो। वहाज ने ज़्यादा देर नहीं सोचा और दोनों चीज़ें उठाकर हानिया को दे दी। थैंक यू सो मच भैया। हानिया बेहद खुश दिखाई दे रही थी। मिशाल खामोश थी। उसका चहकता चेहरा उतर गया था और फिर वो मदम सा मुस्कुरा दी, जैसे इन चीज़ों की उसकी नज़र में कोई अहमियत ना हो। वो बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी। सबसे फिर से बातें करने लगी। ताई अम्मी ने कुछ देर में उन सबको महफिल बर्खास्त करने का कहा कि वो बहुत देर हो गई है, अब मिशाल और वहाज को आराम करने दिया जाए। और रात भी काफ़ी हो गई थी। तभी सबके हामी भर ली और रफ्ता रफ्ता सब उठकर चले गए। मिशाल ने वो बैग वहीं छोड़ा और ख़ुद भी उठकर अपने रूम में आ गई, जबकि वो सारा सामान वहाज ने समेटा और अल्तमिश, सारिम और सिकंदर को उसकी दुर्गत बनाने का मौका मिल गया। कोई देख रहा है मिस्टर वहाज, जो अपनी जूती सीधी खुद ना करे बीवी का सामान कैसे समेट रहा है। अल्तमिश का कहका बुलंद हुआ तो सारिम और सिकंदर का भी साथ हुआ। शट अप, ऐसा कुछ नहीं है। वहाज ने सर झटका। अरे अरे अरे, नज़र तो यहीं आ रहा है। वैसे भैया ऐसा भी क्या चंद रोज़ का जादू चल गया? घामड़ आदमी, मुंह बंद करो अपना। वहाज ने सिकंदर पर मुक्का ताना। तुम्हें तो कल पूछता हूँ, अपनी खैर मनाओ। मुझे नज़र आ रहा है ये घर में मेरे पीछे क्या हुआ है। सिकंदर की फ़ौरन सिटी गुम हो गई थी। मुझे लगता है गहरी नींद आ रही है मुझे। वो जमाई लेता जल्दी से मुड़ गया। अच्छी बात है बेटा, आज ही सारी नींद ही पूरी कर लो, कल हो ना हो। वहाज की आवाज़ पर सिकंदर दांतों तले ज़बान दबा गया। उसे तो लगा था वो भी निहाल को भूल जाएगा, अल्तमिश और सारिम की तरह, मगर अब सामने वहाज था। दूसरी तरफ सारिम और अल्तमिश को भी उसने भगा दिया कि वो बहुत थक गया था। अल्तमिश को फ़ायज़ा की कॉल आ गई थी, तभी वो चला गया, जबकि सारिम भी गुड नाइट कहकर चला गया। वहाज रूम में आया। विशाल रूम में नहीं थी। न जाने वो क्यों घबरा रहा था। उसे हंसी भी आ रही थी खुद पर। दर हकीकत मोहब्बत इंसान को कमज़ोर करती है। वो अंदर आया और रूम लॉक कर दिया। विशाल तभी फ्रेश होकर निकली थी। उसने नाइट ड्रेस डाला हुआ था। वहाज के तोते ही उड़ गए। उसने आज से पहले ये कभी नहीं पहना था। वो साकित खड़ा उसे देखने लगा। विशाल ने बालों को ड्राई किया और उसको बिल्कुल इग्नोर करके वो बेड पर जाकर लेट गई, जबकि सर से पांव तक खुद को कंबल से ढांप लिया था। उसकी रोज़ की बिजलियां वहाज को बेकार कर देने वाली थी। वो खुद तो पहले ही फ्रेश हो गया था। तभी उसने रूम की लाइट्स ऑफ की और ख़ुद भी लेटने लगा। खबरदार जो इस बिस्तर पर आने की कोशिश की, विशाल एकदम घूर कर बोली। सफ़ेद नूरानी चेहरे पर से ब्लैंकेट उतार चुके थे। वहाज दम साधे हुए था पहले ही। क्यों? मेरा कमरा है, मेरा बेड है और मेरी बीवी है, वो गमगीन लहजे में बहकता बहकता सा बोलता। दोबारा बेड पर बैठने लगा कि विशाल ने कुशन उठाकर खींच कर मारा। हाँ, ये हकीकत थी। उसके अंदाज से वो जो उससे इन सब बातों का बदला लेना चाहती थी, उसका दिल भी बुरी तरह धड़कने लगा था। वहाज ने कैच कर लिया। उसे हंसी आ रही थी विशाल की चालाकी पर। मुझे लगता है हिरण ने अपने लिए खुद जाल बना लिया है। वो बेड पर उसके बराबर बैठ गया। विशाल ने उठने की कोशिश की, मगर वहाज ने इस कोशिश को रद्द कर दिया। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती और ख़बरदार जो आपने फ्री होने की कोशिश की, विशाल ने उसे वार्न किया। मेरा कसूर क्या है? अच्छा ये बता दो, वो हार मानता बोला। वो गिफ्ट आपने मुझे दिलाया था, आपने हानिया को दे दिया। ज़बरदस्ती करते हैं मेरे साथ, पता नहीं क्या समझते हैं मुझे, वो भीगे लहजे में बोली। तो वहाज ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। मैं पूरे का पूरा तुम्हारा हूँ, बताओ ज़रा, मैंने अपने आप को किसी और को दिया है? जो तुमने कहा मैंने दिलाया था, हानिया को वो पसंद था तो उसने ले लिया। मैं तुम्हें न्यू दिलवा दूँगा, फिर आपकी बहन को वही चीज़ पसंद आ जाएगी। वो जानबूझकर बदतमीज़ी करती है।
विशाल को गुस्सा आ गया। विशाल, फहाद ने गहरा सांस भरकर उसे अपने नज़दीक किया, जबकि वो लड़ती भड़ती उसके ज़बरदस्ती के आसार में कैद हो ही गई। देखो, तुम बड़ी हो, तुम उसकी भाभी हो, अगर उसने ले भी लिया तो क्या हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह क्या? विशाल को हैरानगी हो रही थी उसकी बात पर। कल को मैं ऐसा कुछ करूँगी तो पता चल जाएगा आपको, उसने गुस्से से कहा। फहाद हंस दिया। दूर हटिए, विशाल तो भड़क ही गई। आज जख्मी शेरनी का शिकार करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे भी जब शिकार फड़फड़ा रहा हो तो शिकारी का जोश ही अलग होता है, वो मानीखेजी से कहता उस पर हावी हुआ। विशाल उसकी बकवास पर तब पी गई, उस पर कहे बरसाने लगी, जबकि वह आज हंस रहा था। ओके, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग कल करवाऊंगा। डन यार, अब तो मान जाओ। वो उसके हाथ ना लगने पर अब आजिज़ आया। अपना एटीएम मेरे हाथ में रखे और भूल जाना फिर, वो उंगलियां उठाकर बोली। खुदा का खौफ करो, गरीब सा बंदा हूँ। फहाज ने मीसली सी शक्ल बनाई। फिर ये गरीब सा बंदा अपने जज्बात काबू में रखे, उसने इतरा कर कहा, और बाल झटके और वहीं फहाज के काबू में जकड़ी गई। खैर, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा, उसने उसके कान में कहा और साइड टेबल पर से एटीएम उठाकर उसके हाथ में थमा दिया। वह मानीखेज नज़रों से विशाल को देख रहा था कि अगला फरार का कौन सा रास्ता है उसके पास। विशाल के पास लड़ने के लिए बहुत बातें थी। उसने दूसरा किस्सा छेड़ना चाहा कि फहाज उसकी आवाज़ के तमाम रास्ते ही रोक गया। वो बेबस सी हो गई थी उसकी पनाहों में, मगर अपने दिल की खुशी से। अगली सुबह रोशन थी और खुशगवार भी। सब मिशाल को किचन में देखकर शॉक्ड हो गए थे, जबकि मिशाल की मधम हंसी ने चारों जानिब ही जैसे तितलियां बिखेर दी थी। सभी उसकी इस तब्दीली पर खुश थे बहुत। ये बदले बदले से सरकार के रंग नज़र आ रहे हैं। क्या मैजिक किया है तुम पर फहाज ने? ठीक ठीक बता दो। अल्तमिश किचन के दरवाजे में खड़ा उससे सवाल कर रहा था। जो आप आहंग पर करते हैं, विशाल को भला कौन रोक सकता था, मज़े से कहकर उसने मुड़कर देखा। आहंग तो बाउल उठा रही थी, बाउल पूरा उसके हाथ से फिसल गया। अस्तगफिरुल्लाह, उस लड़की के सामने तो वही टिक सकता है। अल्तमिश खुद भी शर्मिंदा हो गया, जबकि आहंग ने विशाल को घूरा। विशाल की अलबत्ता हंसी नहीं रुक रही थी। मुझे लगता है शादी के बाद अल्तमिश भाई के किचन के सारे बर्तन तुम तोड़ दोगी, अगर उनका मूड हो गया किचन में रोमांस। प्लीज़ प्लीज़ मिशाल, क्या हो गया है? आहंग ने कानों पर अपने कांपते हाथ रख लिए कि ना वो सुने ना ही घबराए। विशाल की हंसी छूट गई थी। अस्सलाम वालेकुम, निहाल भी पीछे से आ गई। विशाल और आहंग दोनों ने जवाब दिया। आहंग तो सुर्ख चेहरे से कान समेट रही थी, जबकि विशाल ने निहाल को अपने पास बुलाया। तुम्हें पराठा बनाना आता है? उसने पूछा। जी आता है, निहाल बोली। चलो फिर मुझे भी सिखाओ, उसने कहा तो निहाल ने मुस्कुराकर उसे बनाना सिखाया। वाह यार, ये तो अच्छा है। तुम्हें पता है, आहंग हम होटल में यहीं खाते थे, वह आज इतने ज़िद्दी हैं, अपनी मर्ज़ी का नाश्ता कराते थे मुझे, विशाल उसे बताने लगी, जबकि खुद भी वो सारा किचन फैलाकर कुछ बनाना चाह रही थी। कुछ ज़्यादा ही नहीं खुश तुम? हानिया ने फ्रीज़र खोला और पानी की बोतल निकाली। तीनों ने उसे पलट कर देखा। इतना खुश मत हो मिशाल, क्योंकि कहते हैं ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हंसो इससे डबल रोना पड़ता है, वो बेचारगी से बोली, जबकि मिशाल को समझ नहीं आती थी कि उसके साथ मसला क्या है। हानिया, अपनी लिमिट्स में रहो, बेहतर होगा, मुझसे ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें 2 थप्पड़ लगाकर तुम्हारे दिमाग दुरुस्त कर सकती हूँ मैं। विशाल उस रोज़ की चीख चीख से तंग थी। वो पुरानी टोन में आती बोली, रियल मिशाल, तुम मुझे मारोगी? हानिया दांत पीसती उसकी तरफ बढ़ी। मुझे लगता है ताई अम्मी की तरबियत तुम्हारे मामले में ज़रा ख़राब हो गई थी। अगर तुम्हें मेरे थप्पड़ इन तंज भरी बातों को करने से रोक सकते हैं तो हाँ। विशाल बिना डरे और बिना लिहाज के बोली थी। हानिया को पीछे से मम्मा की आवाज़ आने लगी, तभी वो वहाँ से बाहर निकल गई। न जाने इसको क्या हो गया है, सबसे इतना दूर हो गई है और हर वक्त कैसी बातें करती है। आहंग फिक्रमंदी से बोली। क्रैक है इसकी एक रग एक। विशाल ने सर झटका। कुछ गलत तो नहीं होगा ना अब? आहंग को फिक्र हुई। प्लीज़ यार, मेरा मूड अच्छा है, इसे ख़राब मत करो। विशाल आजिज़ आई। वो तो हमें कल रात से ही नज़र आ रहा है, आहंग बोली तो विशाल मुस्कुरा दी। हाँ, तो तब्दीलियाँ तो आ जाती हैं। उसके चेहरे पर शर्म से बिखर गई थी। टू क्यूट, आहंग हंस पड़ी, जबकि विशाल ने उसे घूरा। भाई यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा बस बस, विशाल ने कहा, और अब उसका सारा फोकस फहाज के लिए पराठा बनाने पर था। उसने निहाल और आहंग को किचन से निकाल दिया कि वो खुद बनाएगी, अब सीख चुकी है, जबकि और किसी वो भी उसने आने से रोक दिया था। सबका नाश्ता तकरीबन रेडी कर दिया गया था। आज निहाल और आहंग ने बनाया था नाश्ता, जबकि मिशाल पिछले 1 घंटे से सिर्फ पराठा बनाना चाह रही थी। वहाज ने चंद लुकमे ले लिए थे। वहाज, आप कुछ नहीं खाएंगे? उसने घूर कर उसकी तरफ देखा। कोई अच्छी उम्मीद नहीं है मुझे, तुमसे डर लग रहा है। मुझे पहली बार, वहाज ने कहा तो पूरी टेबल पर कह के बुलंद हुए।
विशाल ने इग्नोर करते हुए पराठा उठाकर उसकी प्लेट में रखा तो सबकी हंसी छूट गई। वो पराठा कम, कोयला ज़्यादा था। विशाल सबको घूरने लगी। विशाल, वहाज ने बेचारगी से उसकी तरफ देखा। या तो ये खाएंगे आप, वरना कहीं जाने नहीं दूंगी। और अगर अब आप तीनों में से कोई हंसा तो ये जो रखे हैं उठाकर ये खिलाऊंगी, वो गुस्से से बोली तो सबकी सिटी गुम हो गई। नहीं, मेरी बीवी बहुत अच्छे बनाती है, शुक्र है अल्लाह का। अल्तमिश ने आहंग की तरफ देखा जो एकदम सुर्ख हुई थी। ये तो शुक्र था कि उसके हाथ में कोई चीज़ नहीं थी, वरना ज़मीन बोस होती। और मेरी, सिकंदर लहजे में बहका। सब ने उसकी तरफ देखा। कोई बीवी नहीं है, आ जाएगी आ जाएगी, वो जल्दी से बात कवर करता बोला। आहंग ने निहाल की तरफ देखा जिसकी नज़रें झुकी हुई थी। भाज को ज़बरदस्ती विशाल के हाथ का बना पराठा खाना पड़ रहा था। सब उसकी हालत पर हंस रहे थे। फायज़ा ने उसे इतला दी थी कि मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। वो नाश्ते के बाद उनके पास आ गया क्योंकि वो परेशान थी और पूछ रही थी कि और वो क्या करे, उन्हें कहाँ लेकर जाए। अल्तमिश, वो फ़ौरन ही गाड़ी निकाल कर उनके पास पहुँचा था तो नरगिस रोने लगी बुरी तरह। अल्तमिश ने परेशानी से उनकी तरफ देखा। मम्मा क्या हो गया है? मैं हूँ इधर ही। मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ अल्तमिश। फ़ायज़ा का क्या होगा? वो परेशान हाल से बोली। हम फ़ायज़ा की शादी कर देंगे और आप कहीं नहीं जा रही, आप मेरे साथ ही रहेंगी, अल्तमिश ने जल्दी से कहा। तो नरगिस ने नफ़ी की। नहीं अल्तमिश, ये तुम्हारा बड़ापन है कि तुम फ़ायज़ा को अपना समझते हो, मगर बेटे हकीकत तो ये है कि फ़ायज़ा मेरे पहले शौहर की औलाद है। तुम्हारे बाप ने कभी फ़ायज़ा को कबूल नहीं किया, मगर वो रुक गई। अल्तमिश ये सब जानता था और वो फ़ायज़ा को फिर भी अपनी बहन समझता था। मम्मा, आप ज़्यादा सोच रही हैं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो बेहतर महसूस करेंगी। चले उठें। नहीं अल्तमिश, उन्होंने रोते हुए उसे रोक लिया। नहीं, बहुत कुछ हो जाता है, तुम्हारा बाप भी हो यूं चला गया था और तुम्हारी माँ का किसको पता था, तुम्हारे पैदा होते ही मर जाएगी। हालात का किसी को पता नहीं होता, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो, वो बोली। अल्तमिश तो हमतनगोश था। कैसी ख्वाहिश, क्या चाहिए आपको? वो पूछने लगा। फ़ायज़ा से शादी कर लो अल्तमिश, उसको अपना लो, मेरे बाद तो कोई भी नहीं उसका। चलो मैं चैन से मरूंगी कि कोई तो है उसका। वो रोते रोते अल्तमिश के सर पर बम फाड़ गए थे। वो हैरानगी से उन्हें देखने लगा। मम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है, आप जानती हैं, और फ़ायज़ा को मैंने हमेशा अपनी बहन समझा है, और आप उसकी फ़िक्र क्यों कर रही हैं? मैं उसकी बहुत अच्छी जगह शादी करवाऊँगा। अल्तमिश ने उनकी बात की नफ़ी की, जबकि नरगिस ने अपना हाथ छुड़वा लिया। तुम्हारे आगे मैं अपनी बेटी के लिए भीख मांग रही हूँ, एक माँ भीख मांग रही है। तुम्हें मैंने अपना बेटा समझा है, तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। और आहंग से मुझे कोई मसला नहीं, यहाँ तक कि फ़ायज़ा को भी नहीं। तुम्हारा नाम चाहिए उसको, एक तरफ पड़ी रहेगी। वो बोली तो अल्तमिश का दिमाग सुन हो गया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो हतमी लहजे में बोला। आहंग का मुस्कुराता चेहरा आंखों में आया तो वो सख्ती से नफ़ी कर गया। नरगी खामोश हो गई। फ़ायज़ा भी दूर खड़ी थी। मैं तो मम्मा को खुद यही कह रही हूँ कि मैंने आपको हमेशा भाइयों की तरह समझा है, मगर अम्मी, फ़ायज़ा की बात से अल्तमिश को पहली बार उन दोनों के बीच उकताहट सी महसूस हुई। मैं फ़ायज़ा की शादी बहुत अच्छी जगह करा दूँगा, आप मुझसे खफा मत होइएगा। मैं आहंग को जानता हूँ, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर आपको और फ़ायज़ा को भी कोई मसला ना हो तो फिर भी वो मुझे बांट नहीं सकती। और मम्मा, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता। वो मुनासिब लफ्ज़ों में उन्हें समझाने लगा। फ़ायज़ा का चेहरा सुर्ख हो गया था। वो बहुत दिनों से नरगिस को यही बता रही थी कि अल्तमिश बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा, मगर नरगिस को सिर्फ ये पड़ी थी कि अगर तुम उसकी बीवी बन जाओगी तो उसकी जायदाद में हिस्सा मिल जाएगा और हम पाकिस्तान छोड़कर चले जाएंगे। इस तरह तो वो हमें कुछ नहीं देगा। माँ का मान था बस बेटे, और तो कुछ नहीं। तुम्हारी मोहब्बत की कदर करती हूँ, वो बेरुखी से कहकर आंखें बंद कर गई। अल्तमिश ने गहरा सांस लिया। यह तसव्वुर ही रूह खींच लेने वाला था कि वो आहंग पर सौकन लाए, वो भी उस लड़की को जिसको उसने बहनों की नज़र से देखा। मैं आप लोगों को कल परसों तक शिफ्ट करवा दूंगा, मैंने फ्लैट ले लिया है, वो बोला। फ़ायज़ा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। और आप शादी कब कर रहे हैं? फ़ायज़ा ने पूछा। तो न जाने क्यों अल्तमिश की निगाह फ़ायज़ा से मिल नहीं रही थी। वो ऐसा सोच भी नहीं सकता था जिस पर उसकी माँ उसे उकसा रही थी। बस अब दादा जान से बात करूँगा, फहाज भी आ गया है, अल्तमिश बोला। अच्छा, फ़ायज़ा ने कहा तो अल्तमिश ने उसके हाथ में पैसे दे दिए। मम्मा का ख्याल रखना, वो बोला। फ़ायज़ा ने सर हिलाया और अल्तमिश चला गया, जबकि उसके जाते ही फ़ायज़ा ने सर से दुपट्टा उतार कर फेंका और नरगिस उठ बैठी। ये आपको लगता है कि वो हमारे काबू में आएगा? वो कभी शादी नहीं करेगा, उस मिसनी को नहीं छोड़ेगा। देखा नहीं था मेरा तारुफ कैसे कराया था? मेरी बहन है ये, फ़ायज़ा गुस्से से चीखी।
तुम सब्र करो, इस आहंग का तो पता साफ करती हूँ मैं, एक बार ब्याह कर आने दो ज़रा, वो नखवत से बोली। और इस तरह तो ये चंद नोट ही भिखारियों की तरह हमें देता रहेगा, हमें बड़ी रकम चाहिए, नरगिस के पास पैसे फेंकते हुए फ़ायज़ा ने कहा। तो नरगिस ने सर हिलाया। तुम सब्र कर जाओ बस, वो बोली। तो फ़ायज़ा ने अपना बैग उठाया। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ। फ़ायज़ा बाहर निकल गई, जबकि नरगिस उसे घूरती रह गई, मगर उसे परवाह नहीं थी। अल्तमिश गहरी सोच का शिकार था। उसे दादा जान से बात करनी थी, तभी वो ऑफिस जाने के बजाय दादा जान के पास आ गया। आज अलीज़े चौधरी ने आना था। उसने सोच रखा था कि वो जल्द ही उनसे बात करके चला जाएगा। अभी उसने आने में बहुत वक्त था। वो दादा जान के रूम में आ गया। किचन में से सबकी आवाज़ें आ रही थी। वो रुका नहीं और वहीं आ गया। दादा जान ने उसकी तरफ देखा। वो बिना कुछ कहे उनके पास बैठ गया। दादा जान उनका हाथ पकड़ा। वो मुस्कुरा दिए। क्या बात करनी है, उन्होंने पूछा। तो अल्तमिश ने उनकी तरफ देखा। फ़ायज़ा और नरगिस मम्मा वापस लौट आई हैं। वो मेरे साथ रहना चाहते हैं और इतने अरसे बाद अपनों को देखकर दिल को तसल्ली हुई कि मैं लावारिस नहीं हूँ, उन्हें बताने लगा, जबकि दादा जान के चेहरे पर बेसाख्ता सख्ती उमड़ आई। वो औरत क्या करने आई है यहाँ? उसका क्या काम है यहाँ? वो निहायत भड़कते हुए नफरत से बोले। मेरी माँ है वो दादा जान, मेरे पास ही आएगी। मैं जानता हूँ वो तुम्हारी क्या है, वो सिर्फ पैसे की प्यारी औरत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और तुम अहमक इंसान हो जो हमें छोड़कर उन सौतेलियों में अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हो, जो एक मिनट के लिए तुम दिल से प्यार नहीं दे सकते। वो उससे अपना हाथ छुड़वाते भड़क गए। अल्तमिश उनकी तरफ देखने लगा। वो नहायत 2 नंबर औरत है। दादा जान, अल्तमिश की बुलंद आवाज़ ने उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख कर दिया। मैं उन्हें अपनी माँ मानता हूँ, आप ऐसी कोई बात उनके खिलाफ नहीं कर सकते। वो भड़का। दादा जान ने उसे बाहर चले जाने का कहा। इस कदर गुस्ताखी से कभी किसी ने उनसे बात नहीं की थी। अल्तमिश को खुद भी एहसास हुआ। आप समझ नहीं रहे, मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से, उसी औरत के पास जाओ। अगर एक बात याद रखना, आहंग की तुमसे शादी उस दिन तक नहीं होगी जब तक तुम अल्तमिश उस औरत से अपना पीछा नहीं छुड़वाओगे। आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। आ जाना चाहते हो वो चले जाओ उसके पास, दर हकीकत तुम्हें मुंह के बल गिर कर सबक मिलेगा। सर झटक कर नागवारियत से बोले। आप उन्हें जानते भी हैं जो उनके बारे में बात कर रहे हैं? वो बोला। मुझसे बेहतर तुम्हारा माजी कोई नहीं जानता। मुझे मेरी माँ के साथ रहना है और आहंग मेरी बीवी है, वो मेरे साथ जाएगी। अल्तमिश 2 टोक बोला। वो कुछ नहीं बोले। फिलहाल हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, चले जाओ यहाँ से, वो गुस्से और सख्ती से बोले, जबकि अल्तमिश बाहर निकल गया। जबकि दादा जान उसके बदले हुए रवैये देख रहे थे। नरगिस ने अपना जाल अल्तमिश पर बिछा लिया था, जबकि दूसरी तरफ अल्तमिश जिस तरह आया था उसी तरह वहाँ से निकल गया। अलीज़े चौधरी की आमद के लिए सारा ऑफिस चमका दिया था। वो आई तो मैनेजर ने उसे रिसीव किया। अल्तमिश, फहाज और सिकंदर भी वहाँ मौजूद थे, जबकि सारिम को फाइल्स रेडी करने के लिए कहा हुआ था। अलीज़े मुस्कुराकर मिली थी उन सब से और वहाज ने उसे अंदर आने का कहा। वो देखने में उन तीनों से छोटी थी, मगर अंदाज बहुत प्रोफेशनल था। अलीज़े उनके साथ अंदर आई तो सारिम ने फाइल रखी और मोड़ा। गुड इवनिंग मैडम, वो बोलता बोलता रुक गया। अलीज़े ने उसकी जानिब देखा, गौर से देखा तो गोया वो उसे पहचान गया था। एयरपोर्ट पर उनकी उन नज़रों से ही मुलाकात हुई थी। अलीज़े मुस्कुराई हल्का सा, मगर सारिम मुस्कुरा नहीं सका। आई एम नॉट मैम, आप प्लीज़ सब मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हैं, अलीज़े बोली तो नज़रें सारिम पर ही थी, जबकि सारिम ने एक लंबा सांस खींचा था। प्लीज़ सिट मिस अलीज़े, फहाज बोला और ब्लैक ड्रेस सूट में वो बेहद हैंडसम लग रहा था। वो दूसरी तरफ से हैंड चेयर पर बैठ गया। अलीज़े ने नोट किया कि सारिम इस बात के बाद कुछ नहीं बोला था। उसके मैनेजर ने बातचीत शुरू की। अल्तमिश, सारिम और सिकंदर बीच बीच में उसके मैनेजर से बोल रहे थे। अलीज़े ने सारिम की तरफ देखा। आप क्या मुझे प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं, वो बोली तो तीनों ने सारिम की तरफ देखा। नोट कर लिया था। सारिम का चेहरा सुर्ख हुआ। एक तो वो लड़की उस पर नज़रें गाड़े बैठी थी, फिर डिठाई से बोली थी कि वो प्रोजेक्ट दिखाए। प्रोजेक्ट दिखा दो, सिकंदर की तरफ फाइल फेंकते हुए सारिम ने कहा। अलीज़े की नज़रें से उसे उलझन हो रही थी। मगर रेडी तो सब तुमने किया है, मैंने नहीं, सिकंदर बोला, आवाज़ मदम थी। ओके, जब मिस्टर सारिम रेडी हो तब मैं आ जाऊँगी। सारिम, फहाज की बारूब आवाज़ पर वो चारों नचार अपनी जगह से उठा और उसे प्रोजेक्ट दिखाने लगा। अलीज़े की नज़र प्रोजेक्ट पर बिल्कुल नहीं थी। वो सारिम को ही देख रही थी, जैसे स्टिल हो गई हो। सारिम चुप हो गया। क्या मज़ीद कुछ नहीं कहना, वो बोली तो सारिम ने दांत पीसे। तो हमारी डील फाइनल है, वो मदम सा मुस्कुरा कर बोली। फहाज, अल्तमिश और सिकंदर के चेहरे खिल उठे, जबकि सारिम ने फाइल पटकी। अलीज़े चौधरी को अपना भरपूर गुस्सा दिखाया था। वो एक आखिरी निगाह डालती मुस्कुरा कर उठ गई। आपसे अब हमारी तरफ मुलाकात होगी, बाकी
चेक्स पेमेंट आप मेरे मैनेजर को बता दीजिएगा, मगर आइएगा आप सब। या आई थिंक सो मिस्टर सारिम इज़ क्वाइट गुड। उसने जैसे ही कहा, सारिम बेहयाई पर कल्स कर उसे देखने लगा, जबकि सिकंदर ने दूसरी फाइल्स उठाकर अपनी हंसी रोकी। फहाज ने सर हिला दिया। अलीज़ा इन सबको बाय कहती वहाँ से चली गई, जबकि उन तीनों की नज़रें सारिम पर थी। मैं नहीं जानता भाई, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, सारिम ने चिढ़कर कहा। वाह, मिस्टर सारिम इज़ क्वाइट गुड। क्या आप कुछ और बोलेंगे? क्या आप प्रोजेक्ट दिखाएंगे? भाई हम तो यहाँ चन्नई बेच रहे हैं, हमारे ऊपर तो सोने की चिड़िया ने नज़र न डाली। मतलब ओके ओके, ये तो मर्द शक्ल से ही शादीशुदा लगते हैं, मगर मैं तो उसकी एज फेलो सा नहीं लग रहा था भैया। सिकंदर का तमाशा अरूज पर था। तो निहाल जो घर में लेकर आए हो उसका अचार डालते हम। वहाज ने घूरा। सिकंदर जबान दबा गया। एक तो ये आदमी सख्त खतरनाक था। मतलब अल्तमिश और सारिम को समझ नहीं आया कुछ। फिलहाल तुम बताओ, तुम कैसे जानते हो? वहाज ने सारिम को देखा। यार मैं नहीं जानता, तुम्हें और मिशाल को छोड़ने एयरपोर्ट गया था, तब बस निगाह पड़ी थी, तब भी बेहया लड़की यूं ही आंखें फाड़ कर देख रही थी। वो गुस्से से भड़का। वैसे असूलन तो हमें आंखें फाड़नी चाहिए थी, लड़की तो बेहद खूबसूरत थी। वैसे भैया मिशाल की तरह लग रही थी, फरंगी सी। तुम चुप करोगे या मार दूं एक थप्पड़? फहाद ने घूर कर देखा तो सिकंदर चुप हो गया। मेरी कोई इज्जत नहीं है आप लोगों के बीच, वो फिर से बोला। फहाद ने फाइल उठाकर उसके सर पर मार दी। सिकंदर अब मजीद बोलने की सिचुएशन में नहीं था। अच्छा खैर, तुम इस मामले को खुद देखोगे। वाह, क्यों? मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, सारिम ने भड़क कर कहा और वहाँ से निकल गया, जबकि अल्तमिश और सिकंदर के चेहरों पर हंसी आते आते रुक गई। फहाज की घूरती नजरें अलबत्ता सब पर थी। अल्तमिश ने फहाज को पहली बार अपने और दादा जान के बीच हुई बात से आगाह नहीं किया था। वो घर लौटे तो घर में खवातीन की किल्लत थी। मिशाल अपने शौहर की कमाई को आग लगाने पहुंच चुकी थी। आहंग और नूर को लेकर हानिया तो कमरे से ही नहीं निकली थी, जबकि उनके साथ ताई जान और चच्ची भी गई थी। बड़ी अम्मी पड़ोस में शादी में गई थी दादा जान के साथ। वो दादा जान के ही जानने वाले थे। तभी घर में वो चारों और हानिया और निहाल थे। भूख तो उन्हें लगी थी, तभी खुद ही किचन में से खाना लेकर उन चारों ने इकट्ठे खाया। फहाज का गुस्से से बुरा हाल था, जबकि अल्तमिश भी आहंग से बात करना चाहता था, मगर मोहतरमा जब से मिशाल के साथ लगी थी अंदाज ही बदल गए थे। दूसरी तरफ सिकंदर का दिमाग गर्दिश में था तेज़ी से कि आज घर में कोई नहीं था, यानी वो मुस्कुराया और खाता रहा। सारिम तो जले पाँव की बिल्ली पहले ही बना हुआ था। वहाँ सारिम और अल्तमिश तो अपने रूम में रेस्ट करने चले गए, जबकि सिकंदर ने आहंग के रूम का दरवाज़ा हल्का सा खोलना चाहा तो वो खुल गया। अंदर रोशनी थी और इस रोशनी में निहाल नमाज पढ़ रही थी, जबकि साथ रोया भी जा रहा था। वो बिना कुछ देखे ही है यो मज़ीद डरे अंदर घुस गया। दरवाज़ा बंद किया तो निहाल ने एकदम पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंसुओं से भरी निगाहों में सिकंदर एक लम्हे देखता रह गया। निहाल ने निगाह फेर ली, आंसू साफ किए। सिकंदर उसके नज़दीक आ गया। निहाल जबकि खड़ी हो गई। कोई आ जाएगा, वो फिक्रमंदी से बोली। रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है? उसने सीधा उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़े और पूछा। निहाल ने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि उसके आंसू भी निकल रहे थे। प्रॉब्लम क्या है? वो संजीदगी से बोला। बाबा याद आ रहे हैं, वो भीगे भीगे लहजे में बोली। मुझे याद किया तुमने कभी? वो गुस्से से उसे घूरने लगा। निहाल को ये बिला वजह की जेलसी लगी। जब वो अपने बाबा को याद करती थी उसे कोई इशू हो जाता था। नहीं, वो दो टोक बोल गई। ये बीवी होती है, खींच कर मुँह पर मारा नहीं, शर्म वरम नहीं आती तुम्हें? बंदा क्या ही देता है, मैंने आपको मिस किया, आप कहाँ चले जाते हैं? वो ड्रामेबाजी से बोला। तो निहाल मुंह खोले उसकी एक्टिंग देखने लगी। ये भी सच था, पल में वो भूल गई थी बाबा को। आपको ठीक डांट पड़ती है। वो हाथ छुड़ाने लगी, जबकि सिकंदर ने एकदम उसे घुमाकर उसकी कलाई मोड़ दी। निहाल के लबों से मधम सी आ निकली और वो हौन सी हो गई। सोच रहा हूँ सबको बता ही दूँ कि तुम मेरी कौन हो, वो उसके कान के करीब मधम मगर गहरी आवाज़ में बोला। तो निहाल की धड़कनों में शोर सा उठा। क्यों? सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। वो परेशान सी हो गई। फिर तुम कुछ तो करो, ऐसा कैसे चलेगा? मैं तुमसे इतनों दिनों बाद मिलूं। सिकंदर बदमज़ा सा हुआ। आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? वो नासमझी से बोली। हाय, इतनी मासूम, इतने चालाक आदमी की बीवी, कुछ ठीक नहीं लगा मुझे। ये तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, वो बोला। तो निहाल को अब भी समझ नहीं आई। सिकंदर उसके कान के करीब झुका। तुम रोज़ रात मेरे रूम में आओगी, फिर बताऊंगा। आप? वो जल्दी से सटपटा कर दूर हो गई, जबकि बाहर से एकदम आवाज़ आने लगी। सिकंदर ने मुंह बनाया। ये पकड़ो, मेरा सेल फ़ोन है, इस पर मैसेज करूँगा और बताऊँगा तुम्हें कब मेरे पास आना है। नहीं, मुझे नहीं इस्तेमाल करना। सिकंदर को गुस्से से घूरने पर निहाल ने मोबाइल रख तो लिया,
मगर वो कैसे छुपाएगी उसको वो समझ नहीं सकी। सिकंदर जल्दी से गायब हो गया। दूसरी तरफ निहाल ने मोबाइल छुपा लिया था। तो ये थी इसकी 23वीं एपिसोड। होप सो कि आप लोगों को ये वाली एपिसोड भी पसंद आई होगी। अब ख़बरदार जो मुझसे किसी ने मांगा, अगर किसी ने एपिसोड मांगी तो मैं उसके मैसेज ही हाइड कर दूँगी, मतलब कमेंट्स जो होते हैं वो हाइड कर दूँगी। ना मुझे कमेंट्स मिलेंगे ना मैं देखूँगी। पता है मुझे अच्छा नहीं लगता ना आप लोगों के साथ, फिर मैं अगर डेली बेसिस पर आप लोगों को दूँ तो वो बहुत छोटी होती है, और अगर फिर मैं आप लोगों को इस तरह से दूँ तो फिर आप लोग कहते हो कि साथ में अगली एपिसोड भी दे दें। अगली एपिसोड कब आएगी? अच्छा नहीं लगता ना। आप लोग अंडरस्टैंड किया करो कि इस तरह बार बार मांगना। अब मैं भी क्या करूं जब तानिया ताहिर लिख ही नहीं रही हैं। ये कल अब उन्होंने एपिसोड दी थी और आज मैंने आप लोगों को सुना दिया, मतलब अब ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब इधर कोई एपिसोड नहीं पड़ी है जो मैं आप लोगों को पढ़ कर सुनाऊँ। होप सो कि आप लोगों को अब नावल अच्छा लग रहा होगा। नावल तो वैसे ही शुरू से ही अच्छा था। जॉइंट फैमिली सिस्टम, मतलब एक डेली की डोज होती है जो रोज़ तानिया ताहिर हमें देती हैं, और बहुत ही मज़े का है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।